स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, बेसिकली हम आज इस पे फोकस करेंगे इसके डायग्राम्स के ऊपर। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्या कॉजेज़ जो थे हमारे इन्फ्लेशन के वो हमने पढ़ लिए। उसके दो कॉजेज़ होते हैं, एक तो डिमांड साइड होती है और एक सप्लाई साइड होती है। वो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसका मेन फोकस जो आज का ये वीडियो है उसका ये डायग्राम्स रहेंगे कि डायग्राम्स के लिए आपको क्या बेसिक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है एट एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल। ओके, एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल पर अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं उस टाइम पे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। अब हम इन्फ्लेशन की इस सिचुएशन को स्टडी करेंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करके। एक तो है आपकी सिचुएशन बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और एक है आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, सपोज अगर आपने एक एजम्पशन ले ली कि आपकी इकोनॉमी में टोटल 100 लोग हैं जिनको आप एम्प्लॉयमेंट देके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ, से आपने आउट ऑफ 180 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे रखी है और वो प्रोडक्शन करते हैं। अब उस सिचुएशन में मान लो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या हमारी एग्रीगेट सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं? यस, वो भी इंक्रीज होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास 20 लोग और ऐसे हैं जिनको हम एम्प्लॉयमेंट देकर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन होती है ये होती है जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होने की। अब हम बात करते हैं ये आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की। आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जितने भी हमारी इकोनॉमी में लोग हैं सबको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। ठीक है, जैसे हमने अजम्पशन ली थी टोटल 100 लोग हैं, सब एम्प्लॉयड हैं। अगर उस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा, हमारी एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आएगा या नहीं आएगा? नो इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी इस सिचुएशन में। तो जो हमारे प्राइजेस में राइजेस होंगे वो कैसे होंगे, शार्प राइजेस इन प्राइजेस। ठीक है, अब इस सिचुएशन को अब हम डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं। से आपने ये एक्स एक्सिस लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आप ले लीजिए आउटपुट और वाई एक्सिस पे आपने लिए प्राइस लेवल। सबसे पहले अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पे जो चेंज होगा वो किस में होगा, किसकी वजह से हमारा जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, वो है डिमांड में चेंज होने की वजह से। तो पहले हम सप्लाई कर्व बनाते हैं। यहाँ से हमने कहा ये सप्लाई कर्व स्टार्ट हुआ, ठीक है, पी प्राइस है, ओपी प्राइस है, जनरल प्राइस लेवल, इनिशियल प्राइस लेवल, जब हमारा आउटपुट इतना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा आउटपुट राइज होना शुरू हुआ, ठीक है, एक ये पॉइंट था ये, ठीक है, उसके बाद ये हमारी सप्लाई कर्व राइज होनी शुरू हुई और फिर हमने एक एजम्पशन मान ली थी कि ये सिचुएशन हमारी जो है, ये वाली सिचुएशन जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की है। मतलब जितने भी लोग हमारी इकोनॉमी में है सबको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। तो हम कहते हैं कि जो OM4 नाम दे देते हैं हम इसको, OM4, ये है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। क्या अब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमारा सप्लाई कर्व आगे जाएगा या यहीं पे रुक जाएगी, हमारा प्रोडक्शन यहीं रुक जाएगा? ठीक है, यहीं रुकेगा। अगर इंक्रीज होगा तो कैसा इंक्रीज होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हमारा हुआ सप्लाई कर्व, पी से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जाकर जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है प्रोडक्शन जो हो जाएगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब हम मानते हैं कि ये हमारा जो है ये डिमांड कर्व है, पहले डी डिमांड कर्व ले लीजिए, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। अब इस पर हमारा जो है आउटपुट था से OM था। ठीक है, फिर से डिमांड इंक्रीज हुई, से यहाँ पर हमने कहा ये डिमांड कब आया, क्योंकि डिमांड में चेंज होने की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। अब इस पॉइंट पर भी क्या है, ये कह रहे हैं हम हमारा ये नया आउटपुट, हमारा आउटपुट भी बढ़ गया। ठीक है, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे पास क्या है, इकोनॉमी में लोग हैं, हम उनको एम्प्लॉय करके प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। अब फिर से अगर हम कह रहे हैं हमारी डिमांड में इंक्रीज हुआ, ठीक है, से हम कहते हैं यहाँ पे D2, तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, अब इस पॉइंट पर देखिए आउटपुट तो इंक्रीज हुआ है, ये गया हमारा M2 तक,
ठीक है, जैसे हमने कहा था यहाँ पे बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में आउटपुट बढ़ता है बट प्राइस भी बढ़ता है। तो ये हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है वो हमारा आया P1 तक, बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है प्राइस में। अब से उसके बाद फिर से हम कह रहे हैं डिमांड बढ़ी, D3 पर गए, ये पॉइंट आया इक्विलिब्रियम का, ठीक है, जहाँ सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं। ये M3 हमारा न्यू इक्विलिब्रियम, ये न्यू आउटपुट पोजीशन OM3, और ये है हमारा OP, क्या है हमारा नेक्स्ट प्राइस जिसे हम कहेंगे OP2। हाँ जी, अगर अब हम कहते हैं फर्दर फिर इंक्रीज़ हो रही है डिमांड कर्व, हमारा डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट करेगा D4, ठीक है, ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा नया प्राइस जो है वो सेट हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट का, जिसे हम कह रहे हैं P3। अब देखिए, अब ये हम यहाँ तक हमारा प्रोडक्शन लिमिट यहीं तक थी, क्योंकि ये जो लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट का है। अगर इसके बाद भी डिमांड इंक्रीज़ होगी तो इंक्रीज़ कर दीजिए उसको, डिमांड का को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया और ये हमारा नया प्राइस सेट हो गया P4। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आई तो हमारे प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से राइज करे। तो यहाँ पे आपने देखा OM4 फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, PS हमारा सप्लाई कर्व है, ठीक है, और अगर इस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो हमारा आउटपुट भी बढ़ता है, प्लस आउटपुट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम करेंगे कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन में देखिए पहले क्या है, कोस्ट को अब आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है, मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं प्रोडक्शन करती हूँ, मेरी फैक्ट्री है, और उस केस में मेरे सपोज़ रॉ मटेरियल का जो पहले मुझे पे करना पड़ता था, अब उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं रॉ मटेरियल के, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी। अब उससे क्या होगा, जो अब इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस में राइज होना। अब ये प्राइस में जो राइज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई जिससे मैंने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो हुआ कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, ठीक है, तो मेरे प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले से ज़्यादा होगा या पहले जितना ही रहेगा या कम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, कॉस्ट वाली साइड, ठीक है, सप्लाई साइड। अब सप्लाई साइड को अगर हम कंसीडर करके चलेंगे, अगर हम कह रहे हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड पर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो कम हो रही है, उससे होगा क्या, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, ठीक है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, प्राइसेस बढ़ गए। अभी एग्रीगेट डिमांड कम हुई, हमारा आउटपुट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है वो अभी हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी थी जिसकी वजह से आउटपुट कम हुआ, और यहाँ एक साइड को हम कंसीडर कर रहे हैं वो है सप्लाई साइड, इसलिए यहाँ पर अब एग्रीगेट डिमांड का कोई भी इफेक्ट नहीं हमने डिस्कस करना इन्फ्लेशन होने के लिए। अब हम कॉस्ट साइड को कंसीडर कर रहे हैं। अब आउटपुट कम हुआ, आउटपुट कम होने से क्या होगा, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी उनकी कम चली जाएगी, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हुई। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं, जो बेसिक हमारा आज का मोटिव है। डायग्राम को हमने क्या ध्यान में रखना है, कैसे कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं बनाते टाइम। तो चलिए, एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया सेम आउटपुट और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया प्राइस लेवल। अभी डिमांड पुल में हमने देखा था सप्लाई कर्व फिक्स था, ठीक है, सप्लाई कर्व जो था उसमें हमारे चेंजेस नहीं हो रहे थे, ना इंक्रीज़ हो रहा था ना डिक्रीज़ हो रहा था, सिर्फ डिमांड में चेंज थे, तो हमने बताया कि प्राइस राइज हुआ है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा डिमांड कर्व हमने एक ही बनाना है, सपोज़ ये हमारा डिमांड कर्व है DD। अब हम बनाएंगे सप्लाई कर्व, और इसमें भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए हम पहले सप्लाई कर्व बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा सप्लाई कर्व है। अभी जब हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हमारी सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, तो एक पॉइंट पर जाकर फिर से वही सिचुएशन ये हमारी आ जाती है, से हम कह रहे हैं कि OM3 जो है, ये पॉइंट जो है हमारा कौन सा है, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, A इज़ द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और जो आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन जा रहा है वो कितना जा रहा है, OM3। अब इसके बाद ये सप्लाई कर्व कैसे हो जाएगा, सेम पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो SS जो है वो आपका सप्लाई कर्व है। अब हमने देखिए कॉस्ट साइड को, सप्लाई साइड को ध्यान में रखना है। जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो हमारा प्रोडक्शन, हमारा आउटपुट क्या होता है, कम होता है, सप्लाई कम हो जाती है।
तो जब भी सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड। पहले चलिए हम ये डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हमारे पास देखिए जो जहाँ डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमारा जो आउटपुट है वो हम कह देते हैं से एम है, और ये हमारा प्राइस सेट हो गया यहाँ पर। अब हमने सिचुएशन ली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करा। तो ये हमारा सप्लाई कर्व आ गया नया, जिसे हम नाम दे देते हैं S1S। पहले था SS, अब आ गया S1S लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है। अब डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये E1 पर क्या होगा, अब देखिए आउटपुट कम हो रहा है, पहले OM था, अब हम कह रहे हैं ये OM1 हो गया। आउटपुट कम हुआ लेकिन प्राइस क्या हो गए हमारे, इंक्रीज कर गए। OP से अब कितना हो गया, ये OP1। ठीक है, प्राइस में राइज आया, इट मीन्स इन्फ्लेशन आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से। अब फिर से अगर हम एक और एजम्पशन ले लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फर्दर राइज कर रही है, तो सप्लाई का फिर से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। चलिए लेफ्ट साइड में हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। अब ये हमारा नया सप्लाई कर्व आ गया जिसे हमने नाम दे दिया S2S। अगेन जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर से हमने कहा था यहाँ पे आउटपुट कम हो जाता है, तो ये देखिए ये नया आउटपुट लेवल आ गया, नाम दे देते हैं M2। पहले OM ये था, फिर OM1 हुआ और अब और कम हो गया, M2 तक पहुंच गए, लेकिन प्राइस क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, राइज हो रहा है, P2 तक हम चले गए प्राइस राइज में, तो इन्फ्लेशन आ गया। अब इस सिचुएशन में क्या रहता है, हमारा आउटपुट भी कम होता है, एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हमने क्या पढ़ा था, आउटपुट बढ़ जाता है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। बट दोनों केसेस में क्या रहता है, दोनों केसेस में प्राइस राइज रहता है और वो इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है।